बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN स्पेशल और मैं हूं इरफान बशीर। आज इमरान खान साहब को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 9 मुकदमात में रिलीफ मिला है। लाहौर हाई कोर्ट ने आज 5 मुकदमात इस्लामाबाद और 4 मुकदमात लाहौर में उनकी अब से थोड़ी देर पहले ज़मानत मंजूर की है। इमरान खान साहब रोस्टम पर आए, उन्होंने जज साहब के आगे गुजारिशात रखी कि मेरे घर पे ऐसे ऑपरेशन किया गया जैसे मैं कुछ दहशतगर्द हूँ। साथ ही उन्होंने अदलिया का शुक्रिया अदा किया। दूसरा हमारा जो बड़ा टॉपिक है वो ये कि कल खान साहब क्या इस्लामाबाद की एडिशनल एंड सेशन अदालत में तोशाखाना रेफरेंस में पेश होंगे, जिसमें उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी कल तक मुअत्तल किए गए। क्या वाकई जमान पार्क में कलदम तंजीम के अरकान मौजूद हैं? और मरीम नवाज साहिबा का ये मुतालबा कि इलेक्शन से पहले तराजू के पलड़े बराबर किए जाएं, ये तराजू के पलड़े किस तरह से बराबर होंगे? और आज फिर मरीम नवाज ने इमरान खान साहब पर तनकीद की है कि इमरान खान साहब अदालतों के लाडले हैं। ऐसा तो नवाज शरीफ को कभी रिलीफ नहीं मिला। और साथ ही उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस तब होंगे जब तराजू के पलड़े बराबर किए जाएं। एक और बड़ा सवाल जो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे, IMF ने ऐसी कौन सी सख्त शराइत रखी हैं कि वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब कहते हैं कि हम कोई लॉन्ग रेंज का मिज़ाइल को ख़त्म नहीं करेंगे। हम क्यों बताएं दुनिया को कि हमें कौन से मिज़ाइल इस्तेमाल करने चाहिए? आज ख्वाजा साद रफ़ीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारे से ऐसे मुतालबात किए जा रहे हैं जो हम बता नहीं सकते। आज इसी पर हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में सईद काजी साहब ने। सर आपका शुक्रिया। तहरीक इंसाफ से हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आपका भी सर शुक्रिया। हसन खावर साहब से आपकी इजाज़त से शुरू करते हैं। हसन साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि कल खान साहब पेश हो रहे हैं इस्लामाबाद, और दूसरा आज आपको एक यकमुश्त 9 मुकदमात में रिलीफ मिला है, तो मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि आप लाडले अदालतों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले मैं आपके सवाल पे आता हूँ। जी बिल्कुल, खान साहब का इरादा है कि कल वो इस्लामाबाद की अदालत में पेश होंगे, और तोशाखाना केस के अंदर आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी यही बात हुई है कि आज कल जो है ट्रायल कोर्ट के अंदर वो खुद जाएंगे। दूसरी बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में अल्लाह का शुक्र है कि ये हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर हुई है इन मुकदमात में। और मेरे तो ख्याल में इसमें कानून बड़ा क्लियर है, क्योंकि जब आप कानून का इस्तेमाल कानून की अमल दरामद के बजाय सियासी इंतकाम के लिए लेना शुरू कर दें, तो फिर अदालतों का जो किरदार है वो बहुत अहम हो जाता है। मरीम नवाज ने जो बात की, मेरे ख्याल में उनको पहले तो इस बात पे गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में वाहिद शख्स उनके अपने वालिद मियां नवाज शरीफ हैं, जो कि एक इतना अजीबो गरीब किस्सा है कि लगता है कि जैसे ये कोई देव माराई किस्सा है, कि एक शख्स है जो कि करप्शन के केसेस में कन्विक्टेड है। उस कन्विक्टेड क्रिमिनल को चंद हफ्ते के लिए बाहर भेजा जाता है इलाज के लिए, जो आज तक कभी नहीं हुआ। वो शख्स लौट के नहीं आता। जिन लोगों ने उनकी जमानत दी थी वो वजीर आजम है, वो शख्स ना उससे पूछगछ की जाती है, और लगता है कि जैसे उनके लिए कोई कानून गोया मौजूद ही नहीं। तो ये बात करने से पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि उनके अपने घर के अंदर ये क्या एग्जाम्पल सेट की गई है। दूसरी बात ये है कि कल जब बात हो रही थी और हम लोग कह रहे थे कि सुबह हाई कोर्ट में जाना है और ऑपरेशन रुक गया है, मैं कल 3-4 ज़ाहिर के टीवी शोज पे था और सब लोग ही थे, और वो तमाम लोग जो नून लीग के थे और इवन PDM की, पीपल्स पार्टी के भी, वो सारे बैठकर एक भाषण दे रहे थे, दर्स दे रहे थे अदालतों के ऊपर। और आज जैसे ही अदालत ने ये जमानत दी है, एकदम तोपों का खुदर हो गया। तो ये अदालतें कोई राइवेंट को सिर्फ रिलीफ देने के लिए, जाती उमरा को रिलीफ देने के लिए तो नहीं मिली। ये बात तो बड़ी क्लियर है। और देखिए, मैं आपको फिर ये बताऊं कि एक आप सोचे ना कि एक शख्स है जो कि सियासी लीडर है, उसके खिलाफ आपने 85 मुकदमात बना दिए। उन 85 मुकदमात में से कई मुकदमात के अंदर दहशतगर्दी की दफात डाली गई है। इतने जो मुकदमात हैं, अगर काश सर कता कलामी की माजरत, इसमें इजाफा कर रहे हैं, 94 मुकदमात आज रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश हुई है। अब आप अंदाजा कर लें, 94 मुकदमा। हाँ, जब वो खान साहब ने बिल्कुल, अब वो 94 थे, हमें भी नहीं पता था। जब वो वकीलों ने लिस्ट बनाई है तो वो मजीद निकली हैं, पता चला सिर्फ 6 रह गए, जिस पर खान साहब ने कहा कि ये सेंचुरी हो जाएगी अगर 6 और कर दें। तो अब आप मुझे बताएं कि कानून का इतना बदतरीन इस्तेमाल क्या पहले कभी देखने में आया है?
और आप क्या कोई शख्स जो है वो इजीली, फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है, क्या वो ऑपरेट कर सकता है? कितने मुकदमात में जाकर वो जमानतें लेगा, कितने मुकदमात में जाकर वो पेशियां भुगतेगा? तो हुकूमत में होने का, इक़्तिदार में होने का ये मतलब तो नहीं कि आपका जब दिल उठे और आप किसी शख्स के खिलाफ एक पर्चा करा लें और साथ ही साथ इस किस्म के जो वजूहात हैं कोर्ट करें, और आपके अपने मुल्क का जो वज़ीर दाखिला है उसके खिलाफ जब उसी तरह के वारंट इशू हो, जब कोई मुकदमा हो, जब उसको पुलिस तलब करे, तो वहां पर बिल्कुल ऐसे लगे कि पुलिस सो चुकी है, जैसे उसने गोया उस वारंट को देखा ही नहीं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी गौरतलब बात है और अवाम को नजर आ रही है, मरीम नवाज को वैसे नजर नहीं आ रही, और उनको शायद ये भी अंदाजा नहीं कि अवाम का मूड अब किस तरफ है, और इस तरह की बातों से भी अवाम के गम गुस्से में इजाफा ही होना है, इससे उनकी सियासत बचेगी नहीं। अब उनको कोई नया बयानिया ढूंढना पड़ेगा। ये बातें अब लोग नहीं, देखिए उन्होंने जो बातें पहले की वो पिट चुकी हैं, वोट को इज्जत दो की बात की, खुद वो पलट गए, करप्शन की बात की, केसेस की बात की, खुद आकर अपने केसेस माफ करवाए, तोशा खाने का रिकॉर्ड निकला है, तो आपने देखा है कि माशाल्लाह ये तमाम एक दूसरे से बढ़ चढ़ के हैं, तो तमाम बयानिया उनका पिट चुका है। अब उनको कोई नई बात ढूंढनी पड़ेगी। ठीक, आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये उनसे मेरा ख्याल वो हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। काजी साहब, खान साहब को रिलीफ मिला, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि ये लाडले हैं, तो अब आपको लगता है कि हुकूमत कोई नया मुकदमा दर्ज करके कोई गिरफ्तारी की कोशिश भी करेगी? देखें, वो तो बाद में देखेंगे। तो रिलीफ कौन सा मिला है यार? एक बंदे के घर में आपने इतने शेल फेंके हैं कि पूरा मोहल्ला हिजरत कर गया है। क्या था? खौफ क्या है? डर क्या है आपको? देखें, जब जबर करती है ना रियासत, या रियासत पर मुतमक्किन जो हुक्मरान होते हैं, वो आगे हैं मेरे ख्याल में, वो नहीं। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो आपकी इंटरनल वीकनेस होती है। कोई बहुत बड़ा खौफ है, ऐसा खौफ है कि आप हर जबर के हरबे को इस्तेमाल करना चाहते हैं। चाहो इलेक्शन लड़ो यार, एक इलेक्शन इमरान ने जीत भी लिया तो तुम यू कैन कम बैक, उसमें कोई इशू तो नहीं है। मगर नहीं, बात यह है कि वो लगता तो फिर यही है कि इतने स्केल्टन्स हैं आपकी अलमारियों में कि आप एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक ऐसी हुकूमत आए जो कोई एहतसाब कर सके, जिसका खौफ और ख़तरा आपको लगता है। तो मेरे ख्याल में कोई रिलीफ, खान अदालतों ने इंसाफ किया है, वो इंसाफ ही करेंगी, हम तो उनकी तारीफ ही करते रहेंगे। मगर कौन सा रिलीफ? 96 पर्चे कर दिए आपने, ठीक है, आप घूमते फिरते हैं। जितनी प्लाइंट स्टेट और जो लीगल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिला है, मैं तो 85 से रिपोर्ट कर रहा हूं, 1985 से मैं देख रहा हूं, और कौन सा कानून जो उन्होंने तोड़ा नहीं है? मुझे ये मतलब मैं आई विटनेस टू मैनी थिंग्स। यहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो हुई, यहाँ कॉलेजों में जो सियासत के नाम पे तंजीमें बना के बच्चों को मरवाया गया, फिर कब्जे, फिर आपने वैगनों से भत्ते, जिस तरह जुर्म को आपने रियासत के अंदर दाखिल किया और सियासत के अंदर दाखिल किया, और आपको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। यहाँ पे कौन बने? मेरा भाई जो है, मेरा ग्राई भी है, आबिद बाक्सर थे, उन्होंने क्या यहाँ आके स्टेटमेंट दी थी कि जी एक कत्ल भी नहीं हो सकता अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ना चाहे। ये सारी बातें आपके सामने। तो उसने क्या किया है और कौन सा रिलीफ? उसको तो आप रगेद रहे हैं, बाकायदा रगेद रहे हैं। और मैं कोई पीटीआई का मेंबर नहीं हूं, ना ही मैं उनके नजरियाती तौर पर मेरी कोई उनसे सांझ है, मगर ये जो हो रहा है, आई थिंक दिस इज द हाइट ऑफ हाई हैंडेडनेस। कोई रिलीफ नहीं है, कम से कम एग्जीक्यूटिव की तरफ से तो कोई रिलीफ नहीं है। जो थोड़ा बहुत मिल रहा है अदालतों की मेहरबानी है। सर, वो कहते हैं घर बैठे जमानतें मिल जाती हैं उनको। घर बैठे जमानतें मिल जाती हैं, वो तो हफ्जा शहबाज को मिली थी। यहाँ आपके वालिद मोहतरम कॉन्विक्ट हैं एंड ही इज एंजॉयिंग अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। आप आते हैं, आपके वजीर खजाना आते हैं, पहले हल्फ उठाते हैं, बाद में अदालत में जाते हैं। यार इस तरह भी मौकरी होगी कोई कानून की? इस तरह मजाक कोई कानून को उड़ाएगा? भले उनके फैसले गलत हुए थे या सही हुए थे, देयर इज अ प्रोसीजर। अ कॉन्विक्ट कम्स हु इज एब्सकॉन्डर, वो हल्फ उठाते हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफिसर्स ऑफ द जो रियासत में है, वजारत खजाना, वजारत उज़्मा के बाद सबसे अहम, उसके बाद अदालत जाते हैं। अदालत कहती है जाओ जनाब मौज करो। तो ये किसको रिलीफ मिला? आप किसको उल्लू बना रहे हैं यार? लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए रिलीफ कोई नहीं है। सवाल यह है कि खौफ क्या है? खौफ उस बिफरी हुई मैशत का, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अब सियासत का स्क्रिप्ट मैशत लिखेगी। और जो कुछ लोगों को जोम है ना कि उन्होंने कुछ प्लान बना रखे हैं, हमें सेट कर लेंगे वो। अब मैंने जैसे अभी अर्ज किया, $300 बिलियन अमेरिका ने कल परसों छापा है। अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो प्यासा हो गया है। तो इसलिए आने वाले दिनों में देखिए हाउ थिंग्स हैपन। लेकिन एक मैं बात बता दूं, स्क्रिप्ट जो है वो मैशत का चलेगा और वो बिफरी हुई है। सही। हसन साहब, आप रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं, आप
रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आप अदालतों में पेश नहीं होते। आज तो चलो पेश हो गए, वो भी नून लीग कहती है कि मजबूरन आप पेश हुए। आप देखते हैं कि जनाब पुलिस आती है, 2 दफ़ा आती है खान साहब को, कभी सर्व करने नोटिस, कभी गिरफ्तार करने। आप तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आप अदालतों का, कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये बात वाज़ेह करूं कि हम कानून का और अदालतों का एहतराम करते हैं और हमारी पार्टी का मोटो भी यही है। हमारे जो लोग आज खान के साथ खड़े हैं वो इसीलिए खड़े हैं कि खान ये कहता है कि गरीब और अमीर के लिए कानून एक होगा। तो आप हमारी पार्टी से तवक्को नहीं कर सकते। ये हुआ क्या है, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हुआ क्या है? पहली बात मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप कानूनी तौर पे देखें, सिर्फ कानूनी तौर पे भी, तो इस चीज़ के अंदर बड़े सुकम थे। ये आपके वारंट जो है, वारंट गिरफ्तारी जब उन्होंने जारी किए, उस वारंट के ऊपर जो तारीख, जो पता था वो बनी गाला का था। राना सनाउल्लाह के केस में इसी तरह के वारंट पे उन्होंने कहा जी हम फैसलाबाद का वारंट है, हम नहीं सर्व कर सकते। इस्लामाबाद पुलिस ने ही कहा था और अब भागे चले आए। उसके अलावा भी इसके अंदर कई तरह के मसाइल थे, प्रोटेक्टिव बेल भी चल रही थी। फिर हमने ये भी कहा कि हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो कानूनी तौर पे भी इसकी कोई हैसियत नहीं थी। और इस सर वो तो गुजरात पुलिस को मिले नहीं ना राणा साहब, गुजरात पुलिस ने जवाब जमा कराया कि गुजरात पुलिस ने कहा जी हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं, राणा साहब की तरह डीएसपी ने लिख दिया। तो ये सारी बातें, ये 2 डिफरेंट वारंट थे, तो ये कानूनी तौर पे भी इसमें कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जो असल बात है इरफान भाई, असल बात ये है कि ये कानूनी मसला नहीं था, ये कानूनी जंग नहीं है, ये सियासी जंग है, ये सियासी इंतकाम है। जिस शख्स के खिलाफ आप 94 मुकदमे कर देंगे और उसके बाद उसका कोई एंड नहीं होगा, यानी आप कहेंगे मैं इसको गिरफ्तार करूंगा, मैं 4 और कर दूंगा, एक से बेल कराएगा, मैं दूसरे में गिरफ्तारी डाल दूंगा, दूसरे से निकलेगा, मैं तीसरे में डाल दूंगा, सिंध में 4 कर दूंगा, 4 बलूचिस्तान में कर दूंगा। और ये लोगों के साथ हो रहा है, हमारे लीडरों के साथ हो रहा है। तो जब आपने ये करना है और उसका बुनियादी मकसद ये है कि आप हमारी पार्टी को कमजोर करें, आप हमें इलेक्शन लड़ने से रोकें, आप हमें कैंपेन करने से रोकें, तो ये हमारा हक नहीं है कि हम अपने हक के लिए आवाज उठाएं, हम लोगों को इनका असली चेहरा दिखाएं, हम बताएं कि कानून का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। और सबसे जो अहम बात है हमारे लिए वो है खान साहब की सिक्योरिटी। खान साहब की सिक्योरिटी के ऊपर खान साहब कितने अरसे से ये बात कर रहे थे, जो उन्होंने बताया कि अटैक होना था जिस तरह से, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वर्बैटिम उसी तरह अटैक हुआ। अच्छा, उस अटैक के बाद उस इन्वेस्टिगेशन, उस केस के साथ क्या हुआ, आज भी मैं आपको बताऊं, जो हम पीटीआई के लोग हैं, हमारे दिल पे लिखा है कि जो वो लड़का नवीद जिसने हमला किया, उसका वकील प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और पाकिस्तान के स्टेट टेलीविजन के ऊपर वो चल रही है और तमाम मीडिया चैनल दिखा रहे हैं। हमारी जेआईटी को हिलाया गया, उसका रिकॉर्ड सील किया गया, जेआईटी को काम ना करने दिया गया, डीपीओ गुजरात ने ताबन करने से इनकार कर दिया। आपको सारी बात तो पता है। अब आप मुझे बताएं कि जब सिक्योरिटी के ये खदशात हो और हमें पता हो, हमें इत्तलात हो कि अगला हमला होने वाला है और जिन लोगों पे शुबा हो उनके हवाले अपने हाथ से कर दें इमरान खान। ये कोई आप मुझे बताएं। लेकिन जब पुलिस आती है तो निगरान वजीर इत्तलात ने भी कल कहा है कि आपके पास कलदम तंजीम के अरकान मौजूद हैं, आप रियासत के ऊपर हमला कर रहे हैं। वहाँ पर जो उन्होंने जिक्र भी किया, तहरीक नफाज शरीयत के रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद हैं। देखें, पहली बात तो मैं आपने उनकी बात की, निगरान वज़ीर इत्तलात की, पहले तो उन्होंने जो बात की हमारे पख्तून भाइयों के हवाले से, मैं उसकी बड़ी सख्त मजम्मत करता हूँ। अच्छा, क्योंकि इस तरह की बातों से पाकिस्तान को इस वक्त इकट्ठे होने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को तफरके की, डिवीजन की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी बातें जो हैं वो जलती पे तेल का काम करती हैं, उनको इस बात पे माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको वो स्टेटमेंट वापस लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो जिस शख्स की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि वहाँ पे तो हज़ारों बंदा है, एक शख्स की उन्होंने तस्वीर ली, वो शख्स कहते हैं जी फलानी जमात में था, उसके बाद उसका क्या केस था। अगर वो किसी आपको केस में मतलूब है, उसके भी वारंट इशू करें। वारंट इशू करने में तो आप बड़े होशियार हैं, टीमें भी भेज दो, अरेस्ट कर लें उसे। अगर वो शख्स जो है आउटलॉ है, अगर वो शख्स कोई मुलजिम है, किसी केस में मतलूब है, जेल से भागा हुआ है, मफरूर है, पकड़ ले आके। एक शख्स की तस्वीर दिखा के कि एक शख्स वहां बैठा हुआ है जिसकी शक्ल किसी और शख्स से बनती है, ये अस्करी जमात हो गई। और आप जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए थे, जिन्होंने नैब के दफ्तर पे पथराव किया था, जो जजों की तस्वीरें अपने जलसों में दिखाते हैं, वो जो है वो मुहब्बे वतन हो गए।
जो आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, जो एक दिन उनकी लीडर कहती है, जब सूट करता है तो वो कहती है कि जी रियासत ऐसे नहीं करेगी, रियासत वैसे नहीं करेगी, अगले दिन कहती है मेरा तो इस हुकूमत से ताल्लुक कोई नहीं, मैं तो इस हुकूमत से सवाल उठाऊंगी। आज उन्होंने कहा जी रियासत इदारों के साथ साथ जोड़ के बैठे और ये बैठेगी, फिर किसी दिन कहती है मेरा इस हुकूमत से ताल्लुक कोई नहीं, प्रोटोकॉल भी एंजॉय करते हैं। तो एक मजाक बनाया हुआ ना इन लोगों ने। क्या ये बात सच नहीं कि इस वक्त उनका सिर्फ ये खौफ है ना, ये सारी गेम क्यों खेली जा रही है? पता है कि इलेक्शन होने हैं, हमने हार जाना है, बड़ा कड़ा एहतसाब होना है, अब सर तोड़ कोशिश है किसी तरह जान बच जाए, वो बचती नजर नहीं आ रही। हर गुजरते दिन के साथ जो दलदल थी उसमें फंसते जा रहे हैं और ये सारी जो खमियाजा है वो कौम को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हसन साहब, आप तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं में से हैं जो बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं। आप ये बताइए कि जो आपने किया, रेजिस्ट किया, वो आपने ठीक किया? दूसरा मैं साथ ही आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का थोड़ा सा प्यारा मैं बताना चाहता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ कोई बयानबाजी की जाए, उस पर अमल होना ज़रूरी है। लॉ ऑफ द लैंड को हर सूरत मुकद्दम होना चाहिए, उसको हर सूरत गालिब होना चाहिए। लेकिन आप रेजिस्ट कर रहे हैं, पूरे मुल्क में हैजानी कैफियत है, कई कारकुन आपके भी ज़ख्मी हो गए, आपने रेंजर्स के एहलकारों को ज़ख्मी किया, रेंजर्स की गाड़ी पर हमला किया, पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए, DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद को आपने ज़ख्मी कर दिया। देखिए मैं आपको बताऊं, नहीं वो जो DIG इस्लामाबाद थे वो तो गालिबन अपने ही शैल से वो जख्मी हुए हैं, पता नहीं वो क्या हुआ वहाँ पे। लेकिन अगर को कारकुनान की तरफ से जो ये हुआ, और जहाँ पे हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं ना, उनको दुश्मन तो नहीं हमारे, वो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, तो ये अफसोसनाक बात है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हुकूमत को उठानी पड़ेगी। जिस तरह से ये केस किया गया, जिस तरह से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, पता था वहाँ पे लोग हैं वो मुश्तल होंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब से, किसी और से, जिनसे भी बातचीत चल रही थी, उस बातचीत को सोच समझ के आगे ले जाना चाहिए था, लोगों को मुश्तल नहीं करना चाहिए था। जब हुकूमतें ऐसे करती हैं तो इस तरह की चीज़ होती है। लेकिन उसकी अब आप मुझे बताएं कि मॉडल टाउन में जो हुआ, क्या उसका जिम्मेदार जो था वो तारिक कादरी साहब के लोग थे या हुकूमत थी? वहां पे भी क्या हुआ? यही हुआ ना कि लोगों को मुश्तल कर दिया, बात बढ़ गई और उसके बाद जो है वहां पे 14 लोग जो है वो शहीद कर दिए गए। इसी तरह हमारा जो कारकुन था जिले शाह, तो यानी आइंदा भी अगर खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी तो आप ऐसे ही रेजिस्ट करेंगे? नहीं, देखिए फर्क बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी जगह पर 5-10 हज़ार लोग होंगे और हुकूमत आकर उनको मुश्तइल करेगी तो कुछ भी हो सकता है ना। खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। आपने अगर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी है, कानून सबके लिए बराबर है, आप शौक से करें, लेकिन इसमें सेंसिटिविटी समझें। उनको पहले बताएं कि जी हमने आना है, ये केस चल रहा है, उनको अपनी लीगल ऑप्शन एग्जॉस्ट करने दें। उसके बाद जो अदालत का हुक्म है उसमें हमें तो सरेंडर करना पड़ेगा। आप मुझे बताएं कि हम कहेंगे कि नहीं हम अदालतों का हुक्म नहीं मानते, क्या ये ऑप्शन है हमें अवेलेबल? क्या हम आपने हत्तुल मकदूर वैसे सर कोशिश तो बड़ी की है, 13 को भी पेश नहीं हुए और अभी भी आपने रेजिस्ट किया। नहीं रेजिस्ट नहीं किया, वहाँ पे लोग मुश्तिल हो गए। और मैं आपको फिर ये बताऊंगा कि देखिए पॉलिटिकल जो मामलात है उनको अक्लमंदी से डील करना चाहिए, उनको इस तरह मामला फहमी से करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि वहाँ पे जो सीन बन रहा था, जो लोग मुश्तिल हो रहे थे, खुदा ना खास्ता अगर जो नुकसान बढ़ जाता, इसका फायदा किसको होता? हमें होता। हम तो इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई और बड़ा नुकसान हो जाता, इलेक्शन आगे हो जाते, फायदा तो हुकूमत को होना था। ये हुकूमत की तरफ से कोशिश की गई है। हमारी इस प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी है कि हालात ठीक रहें। आपकी प्रायोरिटी यही है कि हालात ठीक हों, इलेक्शंस टाइम पे हों, जबकि नून लीग ये कहती है कि आप लाशें गिराना चाहते हैं, लाशों पर सियासत करना चाहते हैं। कुछ कानूनी और अदालती मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि कल खान साहब की पेशी है, मजमूई तौर पर 94 मुकदमात की रिपोर्ट आज लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश की गई। कानूनी ऑप्शंस किस हद तक कम होते जा रहे हैं खान साहब के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता कानूनी ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। केसेस इतने बने हैं, उनको चैलेंज, उनको फेस, उनको जाके उनका मुकाबला तो करना पड़ेगा उनको कानूनी तौर पे। और लेकिन इनको चाहिए कि अगर इस तरह के केसेस इतने बनाए जा रहे हैं तो ये
इनके एक आदमी जो होता है उसके पास भी एक होता है, वो चाहे तो वो एक किसी के हाई कोर्ट में केस फाइल करे कि मेरे खिलाफ मुख्तलिफ सियासी नौयत के या सियासत की वजह से मुझ पे या गलत मेरे खिलाफ मुकदमे बनाए जा रहे हैं, तो आप सबको उनको एक जगह इकट्ठा कर दें, और अगर कोई और मुकदमा मेरे खिलाफ बने तो आप कोर्ट को इन्फॉर्म कर दें या उनको पूछें। इस तरह के भी ऑर्डर्स हुए हैं माजी में, और सियासतदानों के हक में ही हुए इस तरह से ऑर्डर। पहले हमारे कोर्ट्स में इस तरह के ऑर्डर हो चुके हैं, क्योंकि आप देखें किसी के जमाने में किसी के भैंस चोरी का केस बना दिया, किसी का कोयटा में कहीं काट दिया, या कुछ किसी रिमोट जगह पे उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, तो इस तरह वो भागता ही रहेगा आदमी सारे वक्त। तो देखिए कोर्ट भी देखती है कि जी ये सारा एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट हो रहा है या नहीं, कि मतलब कि ये कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है किसी के खिलाफ। और देखिए जहां आपके पास वारंट ऑफ अरेस्ट आपके पास आया, आज आपको रिलीफ भी मिली है कि आप पेश हो, तो आपको पेश होना चाहिए। और शुरू में जब देखिए वारंट आया तो उस वक्त भी उसी कोर्ट, ये फरमाइएगा कि खान साहब ने पहले पेश ना हो के गलत किया कानूनी तौर पर आपके नजदीक? देखिए पेश ना होना, अगर कोई वारंट होता है या कोर्ट से कोई समन आता है, आपको पेश होना चाहिए, या तो अपने वकील के थ्रू होते हैं। यहाँ जो होता है, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें आपकी पर्सनल अटेंडेंस जरूरी होती है, अनलेस वो एग्जेम्प्ट कर दी जाए, कोर्ट उसे एग्जेम्प्ट कर सकता है। तो अगर इस तरह का इशू था, उनको चाहिए था एप्लीकेशन देते कि जी मुझे सिक्योरिटी इश्यूज हैं या और इश्यूज हैं जिसकी वजह से मुझे मेरी जान को खतरा है, या मुझ पे हमला हो चुका, पहले भी हमला हो चुका है, तो मुझे एग्जेम्पशन दी जाए। ये चीजें ऑप्शन इस्तेमाल करने चाहिए थे। अगर नहीं होते उसको चैलेंज करना चाहिए था। अगर फिर भी कोर्ट से नहीं मिलती रिलीफ और आपको पेश होना होता है। देखिए कानून सब पे लागू होता है, तो आपको, लेकिन सबसे पहले यहाँ उनकी सिक्योरिटी का इशू था जो उन्होंने हर वक्त बात कही है, तो वो उनको देखना है वो कोर्ट के सामने। लेकिन कोर्ट को बावर कराना चाहिए था, उनके मुखला को चाहिए था कोर्ट में जाके क्या कि हमारे पास ये मसले हैं जिसकी वजह से आप हमें एग्जेम्पशन कर दें, तो उसमें फिर कोर्ट से फैसला लेना चाहिए था। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद ज़ुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मौजूद थे, कानूनी आइनी मामला पर गुफ्तगू कर रहे थे। हसन खावर साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंसाफ का मौक़िफ़ दे रहे थे। काजी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और IMF का जो एक मुबैना मुतालबा है हमारे लॉन्ग रेंज मिज़ाइल, और जो वज़ीर ख़ज़ाना ने बात की, आज साद रफ़ीक साहब ने एक बड़ी ख़तरनाक बात की है, इस हिस्से पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्या वाकई IMF ने एटमी प्रोग्राम पर समझौते की कोई शराइत रखी है? वफाकी वज़ीर क्या बात कर रहे हैं? ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आपको सुना। 22 करोड़ पाकिस्तानी भुगत रहे हैं, IMF से मामला क्यों तय नहीं हो रहे हैं? वहां रुकावटें आ रही हैं, उन्हें पता ही है माशी तौर पे कमजोर मुल्क है, माशी तौर पे लड़ रहा है। अब वो शराइत आ रही हैं जो बयान नहीं की जा सकती। डार साहब ने कोई एक बात भी किया, कल आप लोगों ने सुन ली है। ये गुफ्तगू आपने सुनी। जनरल रज़ा मोहम्मद खान, दिफाई तजियाकार, फॉर्मर प्रेसिडेंट NDU हमारे साथ मौजूद हैं। सईद काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब आपकी इजाज़त से जनरल साहब से जनरल साहब, ये वफाकी वज़रा कैसी बातें कर रहे हैं कि कोई IMF ऐसी मुतालबात कर रहा है कि कोई हमारे लॉन्ग रेंज या कोई ऐसे मिसाइल की बात की है? आपको समझ आ रही है इन बातों की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल समझ आ रही है। देखिए हमारे जो एटमी असासे हैं और जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ अफवाहें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी, और खुसूसन जब एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं, जब उन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया था, न्यूक्लियर एनर्जी के पुरअमन इस्तेमाल के लिए उन्होंने विजिट किया था, जिसमें सेहत के शोबे में, ज़राअत के शोबे में, बिजली के पैदावार के शोबे में, इंडस्ट्री के बारे में जो है, जो उनके साथ IAEA के साथ ऑपरेशन की उन्होंने बात की थी, तो वहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई। और मेरा ख्याल नहीं है कि IMF ने जो है इसके प्रोग्राम में जो डिले है वो उसमें इस तरह की कंडीशनलिटीज लगा रहे हैं। और अगर कहीं उनका ख्याल भी होगा तो मेरे ख्याल में अब जब फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में बड़े वाज़ेह और क्लियर बयान दिए थे, तो मेरे ख्याल में IMF को और बाकी IMF के जितने भी मेजर शेयर होल्डर्स हैं उनको पता चल गया होगा कि जो हमारा एटमी और मिसाइल प्रोग्राम है ये एक हमारा इसमें एक पॉलिटिकल कंसेंसस वाला एक प्रोग्राम है। ये पूरी कौम को इसकी सपोर्ट हासिल है और पूरी कौम को इसके ऊपर फख्र है, और उसके ऊपर ना कोई सियासी पार्टी और ना कोई हुकूमत जो है किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, इसलिए कि ये जो है हमारी दिफा के लिए, और ये भी
कि हमने ये प्रोग्राम जो है ये 71 में जब इंडिया ने बुखारान में धमाके किए और पाकिस्तान को धमकियां देनी शुरू की, तो मजबूरन उसके जवाब में हमें करना पड़ा और बड़ी मुश्किल से, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की सर। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है, लेकिन ये ऐसी कौन सी शराइत हैं जो बताई नहीं जा सकती? क्या आपकी नज़र में ये मुआहिदा कोई पार्लियामेंट में आना चाहिए, इस पर तमाम कोई कंसेंसस होना चाहिए तमाम पार्टीज का? देखिए, इनकी जो कंडीशनलिटी थी वो भी गवर्नमेंट ने बयान कर दी है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने जो हमारी कुछ मदद करनी थी वो ये चाहते हैं कि वो सिर्फ कमिट ना करें, वो सिर्फ उसका वादा ना करें, बल्कि वो इमदाद देना शुरू किया करें। ये उनकी मेरे ख्याल में शायद एक कंडीशन रह गई है। बाकी जो उनकी कंडीशनलिटीज़ थी वो शायद पार्लियामेंट ने पहले ही अप्रूव कर ली हैं, और जैसे ही ये लोन का ये ट्रांश है ये जब मिलता है तो मेरे ख्याल में ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने कहा है कि तमाम जो कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, और उससे मेरे ख्याल में जितने भी सवालात उठ रहे थे उनके सारे जवाब मिल जाएंगे। सर एक और सवाल, उसके बाद सईद काजी साहब की तरफ मैं जाऊंगा। आपने माजी में कोई ऐसी नज़ीर मिलती है जब से पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हुआ है कि ऐसा कोई मुतालबा किया गया हो IMF की जानिब से? देखिए, IMF की जानिब से ऐसे मुतालबे नहीं हुए, लेकिन जो IMF के बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं और जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं और जिसमें कई और ममालिक शामिल हैं, उन्होंने हमारे प्रोग्राम को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी। और जब इंडिया ने न्यूक्लियर धमाके किए हैं तो उस वक्त आपको मालूम है कि बहुत प्रेशर डाला गया पाकिस्तान के ऊपर और हर किस्म के सैंक्शन लगाए गए हैं, लेकिन उन सैंक्शन की हमने कोई परवाह नहीं की और फिर भी हमने अपने दिफा के लिए जो कुछ करना था हमने कर लिया। और मेरे ख्याल में सारे कौम को, जिस तरह मैंने पहले कहा, हमें इसके ऊपर फख्र है। ठीक, काजी साहब वफाकी वज़रा कैसे बातें कर रहे हैं? नहीं, वो तो ठीक है, जैसे आप इंटरप्रेट आप करें उनको, और जनरल साहब ने बड़ी सराहत के साथ ये कह भी दिया, और मेरे ख्याल में ऐसा कोई काम यहाँ मुमकिन नहीं होगा, वो उसकी कास्ट कोई नहीं दे सकती कोई पॉलिटिकल पार्टी। मगर मेरा एक सवाल और है, सवाल ये है कि अभी साद रफ़ीक साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो ये कह रहे थे कि जो हम एक कमज़ोर, मुझे समझ नहीं आती कि एक माशी तौर पर इंतहाई कमज़ोर मुल्क जो है, कभी हमने नहीं सोचा खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब बैंक्रप्सी फाइल कर रहे हैं, अरे भाई ट्रिलियनर कह सकते हैं आप उनको, ख्वाजा साहब अल्लाह ताला हुन बरसता है। ये कैसा मुल्क है कि खुद भिखारी बन गया और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ये हम तो भिखारी हैं, खुद वो बिलियनर हैं, खुद दे ओन वेरी वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज इन दी किसी भी मुल्क में। ये पैराडॉक्स शायद मुझे जनरल साहब हमसे बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हमें ये समझाएं कि वो जो जाती और निजी मैशतें चलाते रहे अपनी, वो बिल गेट को शर्मा देती हैं, और जो हमारे मुल्क की मैशत है उसका भुरकस निकल जाता है। मैं आजिज हूं, मैं तो कहता हूं जनरल साहब से पूछिए। जनरल साहब आप समझाइए काजी साहब को। देखिए, ये मेरे ख्याल में एक उनकी एक ऑब्जर्वेशन है, ये वैलिड ऑब्जर्वेशन है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे लोग जो हैं वो टैक्स नहीं देते, और उसमें साथ साथ ये एक परसेप्शन है कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनके असासे जो हैं वो ज़्यादा हैं, होने नहीं चाहिए। लेकिन इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं एक और बात कहूँगा कि देखें, 18th अमेंडमेंट के बाद जो NFC 7th NFC अवार्ड का फैसला किया गया था, उसमें जो मरकज के पास असासे पहले होते थे 64%, ठीक है, और बाकी होते थे प्रोविंसेस के बाद, उसको रिवर्स किया गया, जिसकी वजह से अब ये हमें एक सूरत हाल आ रही है। प्रोविंसेस के पास अभी बेतहाशा पैसा है, इतना पैसा है कि वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और 30 जून के बाद बहुत सारा पैसा उनका लैप्स भी हो जाता है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मरकज को वापस करें, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट के काम करने होते हैं, दिफाई उनके खर्चे हैं, लोन्स की उनको वापसी करनी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। मेरे ख्याल में उसके ऊपर ज़रूर नज़रसानी होनी चाहिए, और वो अगर नज़रसानी होती है तो वो बेहतर होगा पाकिस्तान के माशी हालात के लिए। और IMF ने भी कई दफ़ा इसकी तरफ इशारा किया है, वर्ल्ड बैंक ने भी इशारा किया है। इस पे मेरे ख्याल में ज़रूर इस पे एक पॉलिटिकल कंसेंसस अगर होता है तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा।
खुदा करे कि पॉलिटिकल कंसेंसस हो। जनरल साहब, ईरान और सऊदी अरब आग और पानी एक हो रहे हैं, पाकिस्तान किस तरह फ़ायदा उठा सकता है इनसे? देखिए, इन दोनों ममालिक के साथ पाकिस्तान के बड़े पुराने, करीबी और गहरे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन जब उनके आपस के जो इख्तिलाफात बढ़े तो उससे मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करना था वो बहुत मुश्किल हो रहा था। उसमें दोनों देखिए ओआईसी के फाउंडिंग मेंबर्स हैं और उसमें ये भी था कि वहाँ पे भी उनके कुछ ना कुछ इख्तिलाफात सामने आते थे और उनकी वजह से मेरे ख्याल में जो यमन का मामला था वहाँ पे जो है ना जंग जो है उसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया, ना सिर्फ यमन को बल्कि दोनों ममालिक को भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे ना सिर्फ यमन की जो जंग है वो ख़त्म होगी बल्कि दोनों ममालिक के करीबी ताल्लुकात के साथ पाकिस्तान को इन दोनों के साथ जो है मेरे ख्याल में अपने जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर करने का मौका मिलेगा। ईरान पाकिस्तान का जो गैस पाइपलाइन है उसको मेरे ख्याल में अभी जो है बार्टर ट्रेड की तरह उसको मेरे ख्याल में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ साथ सऊदी अरेबिया ने बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट के कमिटमेंट की है उसमें आसानी होगी और उसमें जो कमिटमेंट गवादर के अंदर थी या सीपेक के अंदर थी और ईरानियन बॉर्डर के साथ थी उस पर भी मेरे ख्याल में दोनों ईरान और सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और अगर दोनों मिलकर इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करेंगे तो चाइना उसको मेरे ख्याल में उसको सपोर्ट करेगा। और आपको ये भी मालूम है कि चाइना ने एक बहुत ही पॉजिटिव रोल इसमें अदा किया। सर, ये बीजिंग में मुआहिदा हुआ है, ये फरमाइएगा कि क्या कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है कि ये मुआहिदा बीजिंग में करवाया गया, रूस का मुआहिदा भी बीजिंग में तय है। ये फरमाइएगा क्या पाकिस्तान को अब नई खारजा पॉलिसी को देनी चाहिए, कोई नए पैरामीटर्स इसके तय करने चाहिए? और चाइना ने ये मुतालबा किया है कि जो $2 अरब का रोल ओवर करना है, तो पाकिस्तान खारजी महाज पर कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, बात यह है कि चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो हमारी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और जो म्यूचुअल सपोर्ट है वो ना सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट के दरमियान है बल्कि दोनों ममालिक के जो अवाम है वो एक दूसरे के साथ बहुत करीब है। जिस तरह पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ करीब है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं नेशनली और इंटरनेशनली। और मेरे ख्याल में ये जो चाइना का रोल है रप्रोशमा करवाने में और चाइना ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है उसमें भी इसी तरह का पॉजिटिव रोल अदा किया। तो इसमें मेरे ख्याल में सारी दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया, ओआईसी ने इसको अप्रिशिएट किया है और मेरे ख्याल में ये ना सिर्फ चाइना के इंटरेस्ट में है बल्कि ओआईसी के तमाम मेरे ख्याल में उम्मा के इंटरेस्ट में है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं वो ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं और ना सिर्फ ये कि इनमें जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं वो रिस्टोर हो बल्कि इनके जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उस पर भी मेरे ख्याल में शायद आइंदा हम देखेंगे कि फ्यूचर में इंशाल्लाह डेवलप होंगे। काजी साहब, पाकिस्तान को क्या नई खारजा पॉलिसी की जरूरत? बिल्कुल है, और ये जो हमारी खारजा पॉलिसी है ये चंद खानदानों की जाती तिजारती पॉलिसी बन गई है। अच्छा, देखिए ना, हम ईरान से सस्ता तेल क्यों नहीं ले सकते, हम रूस से क्यों नहीं ले सकते, हमने अपने अवाम का भुरकस जरूर निकालना है। अब मसला ये है कि हमारी जो रूलिंग अशराफिया पिछले रही है, बच्चे इनके सारे उधर बैठे होते हैं, असासे इनके उधर होते हैं, तो हम कोई इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं कर सकते। ये 23 प्रोग्राम किसने लिए यार? एक प्रोग्राम लेके इंडिया में से बाहर निकल गया जो मनमोहन सिंह था और आज $550 बिलियन को वो प्रिजाइड ओवर कर रहे हैं वहां बैठ के। हालांकि इंतहाई चबल रूलिंग क्लास है, जालम है, मोदी जो है बुचर है, वट एवर यू कैन से, लेकिन यार वो तो देखे क्या कर रहे हैं। रूस, उन्होंने किससे उनका जो उनका वजीर खारजा आया है उसने शट अप कॉल दिया उनको कि भाई छोड़ो, हम दुनिया को वेस्ट की या मगरब की नजरों से नहीं देखेंगे, चाइना की नजरों से देखेंगे। तो हम क्यों इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं बना सके? आज क्यों हमारा इस तरह से माशी तौर पर इन्होंने भुरकस निकाल दिया? और मैंने जिस तरह इशारतन कहा था उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि यहां दो मैशतें हैं, एक हुक्मरानों की निजी मैशत, एक इस मुल्क की मैशत। इनमें से दोनों में यक वक्त ऊपर नहीं जा सकती। अगर इनकी ऊपर जाएगी तो हमारी फरमाइए कि इंडिया
ले लेता है तेल रशिया से, पाकिस्तान क्यों नहीं लेता? कौन रोक रहा है? भाई इसलिए कि जो सब सर्विलेंस है, सब सर्विलेंस ऑफ दिस रूलिंग एलीट जो हमारे ऊपर मुसल्लत है। आप मुझे बताएं क्या जरूरत थी आपको ये जो आप, अच्छा इंडिया ईरान से भी तेल ले रहा है, इंडिया अपनी करेंसी में, अच्छा आपको पता है अपनी करेंसी में डील कर रहे हैं। इवन जो रूस का और जो इंडिया का मुआहदा है वो अपनी करेंसी में कर रहे हैं। वो जो डी डॉलराइजेशन की जो एक मूवमेंट चल रही है, सो कॉल्ड जो कर रहा है चाइना, जिसका सुर्खेल है, तो वो अपने मफाद में फैसले करते हैं। तो जब तक ये अपने मगरब की जायदादों से बंधे रहेंगे हमारे हुक्मरान, सही, हमारे आंसू कोई नहीं पूछेगा। ठीक, जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। काजी साहब का भी शुक्रिया। फैसला आप खुद कर लीजिए, वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।